अभी कल वाला क्वेश्चन हमने 2 विधियों से करा दिया था आपको। अभी कल वाला जो क्वेश्चन था हम आपको 2 विधियों से करा चुके थे। एक उत्तर कोणीय पश्चिम नियम और दूसरा नियम था छोरा लालाओं ने अभद्रता ने कम दिखाओ, सभ्य व्यक्ति हो, सभ्य की तरह ही रहो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि आगामी भविष्य में आपको टीचर बनना है। देखिए भाई, उत्तर कोणीय पश्चिम नियम और दूसरा था न्यूनतम लागत प्रविष्टि विधि। उत्तर कोणीय पश्चिम नियम और दूसरा था न्यूनतम लागत प्रविष्टि विधि। इन 2 विधियों के द्वारा हम कल क्वेश्चन को सॉल्व करा चुके थे। अब कल वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन उसे अब हम सॉल्व करेंगे कौन सी विधि से? बोगल सन्निकटन विधि से। तो देखिए, तीसरी जो विधि थी उसका नाम था बोगल सन्निकटन विधि। बोगल सन्निकटन विधि, बोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, बोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, बोगल सन्निकटन विधि या फिर बोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। और कल का जो क्वेश्चन था, पहले तो क्वेश्चन को ही लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास ऑरिजिन पॉइंट थे O1, O2 और O3। अब देखो, ऐसे टेबल को बनाना जब सॉल्व कर रहे हो, इधर की साइड में थोड़ा सा स्पेस बच जाए और नीचे की साइड में भी थोड़ा सा स्पेस बच जाए, ठीक है। यहाँ डिमांड थी D1, D2, D3 और D4। D1, D2, D3 और D4 4 जगह से डिमांड थी। यही तो क्वेश्चन था कल वाला। कितने जगह से डिमांड थी? टोटल 4 जगह से डिमांड थी, ठीक है। अब क्वेश्चन आपका दे रखा था गंतव्य स्थान से, उद्गम स्थान से गंतव्य स्थान तक भेजने का खर्चा दे रखा था 13 रुपये, इधर 11 रुपये, इधर 15 और इधर दे रखा था आपका 40। इधर से 17, 14, थर्ड दे रखा था 12 और यहाँ से दे रखा था खर्चा 13 रुपये। यही तो क्वेश्चन था आपका। एक था 18, इधर से दे रखा था 18 रुपये, इधर से 15 और इधर से दे रखा था आपका 12। ये क्वेश्चन था। आपको इसे बोगल सन्निकटन विधि के द्वारा क्या करना था? हल करना था। इसे उत्तर कोणीय पश्चिम विधि के द्वारा आप सॉल्व कर चुके थे ऑलरेडी। अब इसे किससे सॉल्व करना था? आपको बोगल सन्निकटन विधि के द्वारा क्या करना था? हल करना था। तो देखिए, बोगल सन्निकटन विधि के द्वारा हल करते वक्त हमें क्या ध्यान रखना है, उन चीज़ों पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो देखिए, इधर की साइड में थोड़ा सा टेबल में स्पेस मिल जाए आपको और नीचे की साइड भी थोड़ा सा टेबल में स्पेस मिल जाए, ठीक है। और नीचे की साइड भी थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। देखो भाई, करें स्टार्ट विधि को समझाना। ये क्वेश्चन तो कल भी लिखाया था आपको। इस क्वेश्चन को हम 2 विधियों के द्वारा हल कर चुके थे। उत्तर कोणीय पश्चिम नियम या नॉर्थ कॉर्नर रूल, और एक था आपका न्यूनतम लागत प्रविष्टि विधि या लीस्ट कॉस्ट मेथड। अब बोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड या पेनल्टी मेथड या फिर शास्त्री विधि के द्वारा आप इसको क्या कर रहे हो? हल कर रहे हो। तो देखिए, शास्त्री, तो यहाँ पे आती है आपकी क्या? शास्त्री लिखेंगे, पेनल्टी जिसे बोलते हो, ठीक है, पेनल्टी। और इधर की साइड भी आप पेनल्टी निकालेंगे, शास्त्री। दोनों स्थान पर आप क्या निकालेंगे? शास्त्री निकालेंगे। नीचे की साइड भी शास्त्री निकाली जाएगी और ऊपर की साइड भी क्या निकाली जाएगी? शास्त्री निकाली जाएगी, जिसे बोलेंगे आप पेनल्टी, ठीक है भाई। अब पेनल्टी कैसे निकाली जाती है वो चीज़ें हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। पेनल्टी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? या रो की भी पेनल्टी निकलेगी और कॉलम की भी पेनल्टी निकलेगी, ठीक है भाई।
पंक्ति की भी शास्ति निकलेगी और स्तंभ की भी शास्ति निकलेगी। अब पंक्ति की शास्ति कैसे निकाली जाती है? इस पंक्ति के न्यूनतम 2 एलिमेंट ढूंढेंगे, सबसे छोटे 2 अवयव ढूंढेंगे, सबसे छोटे 2 एलिमेंट ढूंढेंगे, सबसे छोटी 2 कॉस्ट ढूंढेंगे और उन कॉस्टों का जो अंतर होगा उसे ब्रैकेट में बंद करके सामने लिख दिया जाएगा। हाँ भाई, पहली पंक्ति की सबसे छोटी कॉस्ट कितनी है? 11 और 11 से बड़ी 13। इन दोनों के बीच में डिफरेंस, जो डिफरेंस होगा उसे ही हम यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में बंद करके। तो पहली पंक्ति की जो शास्ति है वो कितनी आ गई? 2 आ गई। एग्जामिनर इंटेलिजेंट होता है, एग्जामिनर पूछ सकता है कि पेनल्टी मेथड पर या बोगल सन्निकटन विधि से सुसंगत हल निकालते वक्त यदि हमें किसी पंक्ति की शास्ति निकालनी तो शास्ति क्या होगी? उस पंक्ति के न्यूनतम 2 अवयवों का अंतर, उस पंक्ति के अधिकतम 2 अवयवों का अंतर, उस पंक्ति का न्यूनतम और अधिकतम पदों का अंतर, उस पंक्ति का अधिकतम और न्यूनतम पदों का अंतर, ऐसे दे सकता है 4 ऑप्शन बना के। तो क्या करना होता है? उस पंक्ति के न्यूनतम 2 अवयवों का अंतर शास्ति कहलाता है। और स्तंभ की भी ऐसे ही निकलेगी, जैसे इस स्तंभ की निकालनी होती है आपको। क्या चीज? अब वो लिख देंगे। वो टोटल कितनी दे रखी है आपको? हाँ, 30 देखो, इसमें एक तो हाँ वो टॉपिक और रह गया था आपका। यहाँ पर उपलब्ध इकाइयाँ कितनी थी बोलो? उपलब्ध इकाइयाँ 20, 60 और 70। और इधर की साइड से मांग कितनी की थी? 30, 30, 40 और 50। टोटल कितना था? 150 था। यहाँ पर ये मांग थी, डिमांड थी। ये ऑरिजिन था और ये डेस्टिनेशन पॉइंट था, यानी कि ये उद्गम था और ये आपका गंतव्य स्थान था। ये उद्गम स्थान है और ये दूसरा कौन सा स्थान है बोलो? गंतव्य स्थान है। एक उद्गम स्थान था और दूसरा आपका कौन सा स्थान दे रखा था? गंतव्य स्थान दे रखा था। तो देखिए, इसको हमें बोगल सन्निकटन विधि के द्वारा क्या करना था? हल करना था। इसको हमें बोगल सन्निकटन विधि के द्वारा क्या करना था? हल करना था। या फिर पेनल्टी मेथड के द्वारा क्या करना था? हल। यहाँ तक तो टेबल ऑलरेडी बनी ही आती है एग्जाम पेपर के अंदर। ये जो टेबल होगी, आ जाओ आगे बढ़ो। देखो, ये जो टेबल है आपकी हमेशा क्या आएगी बोलो? बनी आएगी। और टेबल जब भी बनी आती है तो हमें यूज करनी होती है क्या? शास्ति। कल 2 विधियों के द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया जा चुका था भाई। अब हम सॉल्व कर रहे हैं कौन सी विधि? शास्त्री विधि। देखो, यहां तक तो क्वेश्चन दिया हुआ होगा। मैंने क्या कहा? ओवन अगर D1 को माल बेचता है तो कितने रुपए खर्चा है? 13 रुपये एक इकाई का। 1 यूनिट का जो खर्चा आता है वो कितना आता है? अगर ओवन D2 को माल बेचता है तो 11 रुपये पर यूनिट का खर्चा आता है। अब ये आपको खर्चा दे रखा है। अब इसको हमें बोगल सन्निकटन विधि के द्वारा क्या करना है? सॉल्व करना है। तो सबसे पहले निकाली जाएगी पेनल्टी, यानी कि शास्ति। शास्ति के लिए क्या होता है? इस पंक्ति के न्यूनतम 2 अवयव ढूंढेंगे आप। इस पंक्ति के न्यूनतम 2 अवयव कौन कौन से बोलो? 11 और 13। इस पंक्ति के न्यूनतम यानी कि लीस्ट एलिमेंट हैं आपके 11 और 13, और इनका जो डिफरेंस है वो सबसे सामने लिखा जाएगा। वो कितना आएगा? 2। यही हो जाएगी इस पंक्ति की पेनल्टी या फिर इस पंक्ति की शास्ति। क्या हो जाती है? शास्ति। अब अगली पंक्ति पे आइए। इस पंक्ति के न्यूनतम 2 एलिमेंट कौन कौन से? 12 और 13। इनका डिफरेंस कितना आता है बोलिए? 1। तो ये इसके सामने लिख दिया। अब इस पंक्ति के न्यूनतम 2 एलिमेंट कौन से हैं? 12 और 15। इनका डिफरेंस कितना आता है बोलिए? 3। 3 कहाँ लिख दिया आपने? सामने लिख दिया। अब ये जो शास्ति आ चुकी है वो आ चुकी है पंक्ति की। इसकी पंक्ति की। आपको पता है कि 3 कंपनियां जितना माल बनाएंगी, कितना माल बनाएंगी? 150 यूनिट बना रही हैं।
जितनी डिमांड होगी तो टोटल डिमांड भी कितनी है 150, यानी 150 इकाइयों की डिमांड है और इन कंपनियों ने कितनी इकाइयाँ बनाई हैं 150 इकाइयाँ ही बनाई हैं। कोई भी कंपनी ज़्यादा माल नहीं बनाएगी क्योंकि माल क्या हो सकता है ख़राब हो सकता है। जितनी मार्केट के अंदर डिमांड होगी उतना ही कंपनी क्या बनाती है हमेशा माल बनाती है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर। अब ऐसे थोड़ी ना होता है कि डिमांड की है 50 इकाई की और कंपनी भेज दे 100 इकाई। 50 इकाई तो वो ले लेगा लेकिन 50 इकाई को लेकर ही फिर उनको घूमना पड़ेगा, ठीक है, फिर व्यर्थ में इधर उधर घूमेंगे। किसको? राकेश भेज देगा? अच्छा मैं हाँ जी। अब इस कॉलम के न्यूनतम 2 एलिमेंट ढूंढो, 13 और 17, इनका डिफरेंस। तो ये हो गई हमारे पास जो पेनल्टी है, कॉलम की पेनल्टी हो गई 4। अब 11 और 14 डिफरेंस कितना? अब 12 और 15 डिफरेंस कितना? 3 का। और 12 और 13 डिफरेंस कितना? 1 का। तो ये आ गई हमारे पास कॉलम की शास्ति, कॉलम की पेनल्टी। ये कॉलम की पेनल्टी आ जाती है यहाँ से, और ये हमारे पास पेनल्टी आ चुकी है किसकी? पंक्ति की, और ये आ गई कॉलम की। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हमें निकालनी पड़ती है शास्ति, और शास्ति निकालने के बाद अब इन शास्तियों में सबसे अधिकतम शास्ति ढूंढेंगे। पहले तो पंक्ति और स्तंभ की शास्ति निकाल लो, फिर शास्ति निकालने के बाद इन शास्तियों में सबसे मैक्सिमम शास्ति ढूंढनी पड़ेगी। हाँ भाई, मैक्सिमम शास्ति इनमें से और इनमें से, इन 7 में से कौन सी बड़ी है फिर? तो या तो पंक्ति की होगी यानी रो की होगी, या फिर कॉलम की होगी। जिसकी भी होगी उसी के करस्पॉन्ड हम आवंटन करेंगे। तो देखिए यानी अलॉटमेंट करेंगे, तो इसके संगत तो देंगे नहीं, तो 4 है सबसे बड़ा। तो हमने कौन सा कॉलम ले लिया? सबसे पहले पहला कॉलम ले लिया। कौन सा कॉलम ले लिया? फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट कॉलम में भी अब हमारे पास 3 विकल्प है। O1 D1 को माल बेच सकता है, 1 इकाई का खर्चा 13 रुपया। O2 D1 को माल बेच सकता है, 1 इकाई का खर्चा 17 रुपया। और O3 D1 को माल बेच सकता है, 1 इकाई का खर्चा कितने रुपया? 18। अब बताओ कैसे भेजना चाहेंगे? सबसे कम से ही तो भेजना चाहेंगे। अब तीनों में विकल्प हैं और तीनों में सबसे कम खर्चा कहाँ रहा है? 13। तो हम क्या करते हैं, पेनल्टी तो ज़्यादा लेते हैं और उस स्तंभ या पंक्ति के करस्पॉन्ड एलिमेंट सबसे न्यूनतम लेते हैं। यानी जो अंदर होती है कॉस्ट ही तो भरी होती है, तो कॉस्ट क्या लेंगे आप? लीस्ट लेंगे। क्या लेंगे? लीस्ट। पेनल्टी मैक्सिमम और उसके करस्पॉन्ड जो भी कॉस्ट ले रहे हो वो आप क्या लेंगे? मिनिमम लेंगे। क्या लेंगे? मिनिमम। तो देखिए हाजी, अब यहाँ पर कॉस्ट कितनी है? 13। तो 13 को आवंटन करेंगे। तो देखो 13 को आवंटन क्या होगा? 13 को ब्रैकेट में बंद कर दिया, करने के बाद अब 13 को आवंटन करेंगे। हाजी, डिमांड कितने की है? और O1 के पास कितनी है भाई? टोटल 20 इकाइयाँ। डिमांड कितने की है? 30 की। 30 की डिमांड है, इकाइयाँ कितनी है? 20। तो O1 जो है 20 से ज़्यादा दे नहीं सकता, तो O1 ने इसको कितनी इकाइयाँ दे दी? बोलो 20 दे दी। क्या दे दी? 20। अब बोलो क्या चीज़ कंप्लीट हो गई? पंक्ति या स्तंभ? भाई पूरा की पूरा 20 ये जा चुकी हैं, तो पूरी की पूरी क्या कंप्लीट हो गई? बोलो पंक्ति कंप्लीट हो गई। पंक्ति कंप्लीट हो गई। अब बताओ इसकी शास्ति चेंज होगी क्या? इसकी होगी क्या चेंज? इसकी चेंज होगी क्या? नहीं होगी। ये तो सेम ही बनी हुई है। 12 और 13 का अंतर 1, 12 और 15 का अंतर 1, लेकिन एक पंक्ति कट गई। अब पंक्ति कट गई तो नीचे वाली शास्ति क्या हो जाएगी? अब आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब नीचे वाली शास्ति चेंज हो जाएगी। अब देखो 17 और 18 का अंतर, क्योंकि एक पंक्ति तो हट चुकी है। 14 और 18 का अंतर 12 और 15 का अंतर 3, और 12 और 13 का अंतर 1। अब 2 तो ये बची और 4 ये आ गई। अब बताओ इनमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कौन सी है? 4 है। तो अब कौन से कॉलम में जाएगा? सेकंड कॉलम। अब कौन से कॉलम में जाएगा? सेकंड। अब सेकंड कॉलम में गए, इन सेकंड कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट बोलो कितना है? 14। तो 14 को आवंटन करेंगे। हाँ जी, इसकी डिमांड कितने की है? 30 की। इसके पास कितना है? तो कितना दे दिया आपने? 30। कितना दे दिया? 30। अब 30 देते ही क्या कट गया बताओ? तो ये वाला कॉलम खत्म हो गया।
हाँ भाई, ये वाला कॉलम खत्म हो गया, तो बताओ जब ये वाला कॉलम खत्म हो जाता है तो ये कॉलम तो सेम ही रहा, ठीक है, ये कॉलम भी सेम ही रहा, ये कॉलम भी सेम ही रहा। अब किसकी बदल जाएगी कॉलम कटते ही? पंक्ति की। तो अब जो शास्त्री बदलेगी वो किसकी बदलेगी? पंक्ति की बदलेगी। अब देखो पंक्ति की एक कॉलम हट चुका है, ये पहले से हट चुकी है, ठीक है। अब देखो कौन कौन से एलिमेंट बचे? 17, 12 और 13। न्यूनतम दो एलिमेंट कौन से? 12 और 13। इनका डिफरेंस कितना आएगा बोलो? अब 18, 15 और 12 न्यूनतम दो एलिमेंट, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा? 3। ठीक है भाई, 3। अब देखो, अब जो शेष एलिमेंट आपके बचे हुए हैं 1, 3, 1 और 1, 3, ठीक है भाई, ये बचे हुए हैं। अब इनमें बताओ सबसे ज्यादा पेनल्टी कितनी है? यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। अब किसको अलॉटमेंट करना चाहोगे? अब हम क्या करते हैं, दोनों को देख लेते हैं। इसको अलॉटमेंट देते हैं तो यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है? 12। भाई छोटी कॉस्ट कितनी आ रही है? 12। और इसको करता हूँ तो कितनी आ रही है? 12। तो किसी को भी कर सकते हो, दोनों से कितनी आ रही है? 12। लेकिन आप अगर देखते यहाँ से करने पर आती 11 है और यहाँ से करने पे आती तो 12 है, तो हम कौन सी को लेते? 11 वाली को लेते। कौन सी को लेते? 11 वाली। अगर दो पेनल्टियाँ सेम आ जाती हैं, दो पेनल्टियाँ सेम आ जाती हैं, तो हम इस पेनल्टी के करस्पॉन्ड भी इनपुट करा के देख लेंगे और इस पेनल्टी के करस्पॉन्ड भी इनपुट करा के देख लेंगे। लीस्ट कॉस्ट देख लेते हैं, यहाँ भी 12 आ रही है, यहाँ भी 12 आ रही है। जब दोनों तरफ से 12 आ रही है तो कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। तो बताओ कौन सा ले? फिर आप बताओ, मैं तो उसी को ले लूँगा। कॉलम ले, ठीक है। तो इसमें मैंने फिर से क्या ले लिया? एक कॉलम ले लिया। क्या ले लिया? कॉलम। ये कॉलम ले लिया तो कितना आया? 12। अब इसकी डिमांड कितने की है? 40 की। लेकिन ये कितना दे चुका है? 30। इसके पास 30 बच्चे हैं तो मैक्सिमम कितना दे देगा? 30। अब चूंकि पहली पंक्ति ऑलरेडी कट चुकी है, अब ये पूरा कितना होना चाहिए? 40। ये 30 ले चुका है तो इसको कितना देना पड़ेगा? 10। इसको कितना देना पड़ेगा? 10। इसको 10 दे दिया। इसको ये कितना हो चुका? 30 पहले से ही खत्म है। अब इसको मुझे ये वाला, अब हमारा पूरा खत्म हो चुकी है पंक्ति। देखो ये पंक्ति पहले से खत्म हो चुकी है, अब ये पंक्ति भी खत्म हो गई। तो नीचे वाले पे आ जाओ, नीचे वाले पे आ जाओ। इसको मुझे कितना करना है? पूरा 30 करना है। तो इसको कितना देना पड़ेगा फिर हमें? 10। ठीक है, 10। अब 10 और 10 कितना जा चुका है? 20 जा चुका है। अब इसमें देखो ये वाला कॉलम खत्म हो चुका है, ये वाला कॉलम खत्म हो चुका है, ये वाला कॉलम खत्म हो चुका है, तो इसको देना पड़ेगा। अब 10 और 10 20, तो कितना बचा हुआ है? 50। तो इसको हम कितना दे देते हैं? 50 दे देते हैं। और यहीं पे हमारे पास ये मैट्रिक्स खत्म हो जाएगी। इसको दे दिया मैंने कितना? 12 को 50 दे दिया। ठीक है भाई। अब यहां से खर्चा निकाल लो। अजी अजी जेड बराबर इनका मल्टीप्लाई कर दो। 20 गुणा 13 प्लस 30 गुणा 14 प्लस 30 गुणा 12 प्लस 10 गुणा 18 प्लस 10 गुणा 15 प्लस 50 गुणा 12। देखना 1970 रुपये आता है क्या? न्यूनतम लागत प्रवृष्टि विधि से भी 1970 आया था। उत्तर कोने पश्चिम नियम से 1990 रुपये आया था। और इससे भी कितना आया? 1970। जबकि इष्टतम हल यानी कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो निकलेगा वो आएगा 1960 रुपये। वो अभी इसको तो करो, पहले इसको लिखो, मैं एक बार और रिपीट करके समझा दूंगा। हाँ साइड में बैठेंगे और काम। हाँ जी लिख लो।
लिख लो भाई इसको आराम से। मैं अभी कॉल कर लूँगा आपको 12 बजे बैग में, है ना। चर्चा करेंगे तो केवल और केवल समझने के लिए, अदरवाइज चर्चा ही नहीं करेंगे। बात करने के लिए तो जिंदगी पड़ी है। देखो ये लिख लिया सभी ने। टोटल खर्चा आया है हमारे पास कितना, 1970 रुपये। मैंने आपको कल भी बताया था, जैसे कि आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो या 3 अलग अलग व्यक्ति कंपनी में वर्क कर रहे हैं। एक व्यक्ति 1990 रुपये में भेज रहा है पूरे सामान को, एक भेज रहा है 1970 रुपये में और एक भेज रहा है 1960 रुपये में, ठीक है। अब तीनों सुसंगत हल तो हैं, यानी माल तो तीनों भेज रहे हैं, लेकिन सभी में सबसे लीस्ट कॉस्ट कितनी है, 1960। यानी कि जब भी व्यापारी अपने जेब से पैसा खर्च करता है तो वो हमेशा मिनिमम में आना चाहिए। तो 1960 तो इष्टतम हल कितना होगा, 1960 रुपये होगा। तो ये जो हल निकलते हैं तीनों विधियों से, वह निकलते हैं फिजिबल सॉल्यूशन, यानी कि सुसंगत हल। ये जो हल निकलते हैं तीनों विधियों से, कैसे हल निकलते हैं, सुसंगत हल निकलते हैं, ना कि इष्टतम। इष्टतम का परीक्षण तो हम अलग से करते हैं, यानी ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या नहीं है इसका परीक्षण तो हम अलग से करते हैं। ये तीनों हल जो निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे, बोलो, सुसंगत निकलते हैं, ठीक है भाई। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या एग्जामिनर इष्टतम हल का परीक्षण आपसे करवाएगा, क्या नहीं करवाएगा भाई। एग्जामिनर इष्टतम हल का परीक्षण नहीं करवा सकता। हाँ, बीच में से कोई भी टेबल बना के दे सकता है, जैसे सिंप्लेक्स की टेबल दे दी जाती है, बीच में से कोई भी टेबल बना के दे देता है और उस टेबल से कुछ चीज़ें जो उसे पुटअप करनी है या पूछनी है आपसे, वो क्वेश्चन आसानी से पूछ लेता है, जिसका जवाब आपको देना पड़ता है, ठीक है भाई। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन था आपका, जिसमें हमारा खर्चा आया था कितना, 1970 रुपये, ठीक है भाई। अब जैसे कि मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से एक बार और रिपीट कर देता हूँ, जिससे मन के डाउट जितने भी हैं वो क्लियर हो जाएं, ठीक है भाई। क्योंकि पेनल्टी मेथड थोड़ा सा अच्छा मेथड होता है, उनमें तो कोई दिक्कत थी नहीं, पहले वाले जो भी मेथड थे।
अगर कोई नाम नहीं देता है तो वोगल से करना है, क्योंकि वोगल से क्या होता है डायरेक्ट ज़्यादातर इस्तेमाल ही निकल जाता है। किसका, किसमें? वो नाम देता है एग्जामिनर, अगर क्वेश्चन देगा तो विधि का नाम देगा, या तो नॉर्थ कॉर्नर रूल, या लीस्ट कॉस्ट मेथड, या वोगल अप्रोक्सीमेशन, या वोगल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है भाई, एग्जामिनर को पता है कि मैंने केवल 2.5 घंटे का पेपर ले रहा हूँ मैं इनसे, ना कि मैं इन पे PhD वर्क करा रहा हूँ। तो 2.5 घंटे में उतना ही देगा, विधि का नाम देता है, और विधि का कोई भी नाम ना दे तो आपको क्वेश्चन करना है वोगल से। ठीक है, और आंसर मैचअप होगा 100%। लिखा हुआ भी होता है, बुक्सों के अंदर भी नोट भी डाला हुआ होता है कि अगर क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम वोगल अप्रोक्सीमेशन को देते हैं। देखो देखो, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं आपको। ये वाला क्वेश्चन था आपका, इस पंक्ति के न्यूनतम 2 एलिमेंट ढूंढे आपने। इस पंक्ति के क्या ढूंढे? न्यूनतम 2 एलिमेंट, और 2 एलिमेंटों का डिफरेंस आप सामने लिख देते हो। 11 और 13 का डिफरेंस कितना? 2, तो इसकी शास्ति हो गई 2। अब सबसे छोटे 2 एलिमेंट है अब हमारे पास कौन कौन से हैं? 12 और 13, इनका डिफरेंस कितना? 1। अब न्यूनतम 12 और 15, इनका डिफरेंस कितना? 3। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 13 और 17 का अंतर कितना है? 4। 11 और 14 का अंतर कितना है? 3। और 12 और 15 का अंतर कितना है? 3। और 12 और 13 का अंतर कितना? 1। ठीक है भाई, 3 डिफरेंस होते। अब डिफरेंस निकालने के बाद इसमें बताओ सबसे मैक्सिमम पेनल्टी कितनी है? 4 है। जो सबसे मैक्सिमम पेनल्टी होगी उसी के करस्पॉन्ड हम इनपुट कराएंगे। ठीक है भाई, 4 के संगत। अब 4 के संगत है, अब इसमें सबसे लीस्ट कॉस्ट कितनी है? 13। कितनी है? 13। तो 13 है, तो 13 के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले 13 को आवंटन करेंगे। डिमांड कितनी है? 30 की। ऑरिजिन यानी उत्पादन कितना है? 20 का। 20 इकाइयाँ उपलब्ध हैं और 30 की डिमांड की गई है, तो किससे ज़्यादा नहीं दे सकते? 20 से ज़्यादा नहीं दे सकते। तो इसको हम दे देते हैं कितना? बोलिए, 20 दे देते हैं। कितना दे दिया आपने? 20 दे दिया। और जैसे ही आप इसको 20 देंगे, ये दे दिया आपने इसको कितना? 20। 13 को 20 दे दिया। जैसे ही आप 13 को 20 दे देते हैं तो बोलिए पंक्ति खत्म हो गई क्या? स्तंभ। तो यहाँ से अब हमारी जो खत्म हो जाती है वो हो गई पंक्ति। क्या खत्म हो गई? बोलो, पंक्ति। अब पंक्ति खत्म हो गई तो देखो, ये जो इस वाली पंक्ति की शास्ति नो चेंज, इस वाली पंक्ति की शास्ति नो चेंज, तो फिर किसकी चेंज होगी? कॉलम की। तो 17 और 18 का अंतर 1, 14 और 18 का अंतर 4, 12 और 15 का अंतर 3, और 12 और 13 का अंतर 1। ये हो गया। ठीक है भाई, अब ये होने के बाद फिर हम क्या करेंगे? इसमें सबसे मैक्सिमम पेनल्टी फिर से बताओ कितनी है? 1, 3, 1, 3, 4, 1 में कौन सी है? 4। तो सेकंड कॉलम को इनपुट करा दिया। अब सेकंड कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है? 14। अब देखो इसकी डिमांड कितनी है? 30 की। इसके पास कितना है? 60। तो मैक्सिमम कितना दे सकते हो? 30 दे सकते हो। तो इसको आपने कितना दे दिया? 30 दे दिया। ठीक है भाई, 30 दे दिया। अब 30 देते ही क्या खत्म हो गया? बोलो, कॉलम। अब ये खत्म हो जाता है आपका सेकंड कॉलम। ठीक है, ये खत्म हो गया आपका क्या? बोलो, सेकंड कॉलम। अब सेकंड कॉलम खत्म हो गया तो अब किसकी शास्ति चेंज होगी? पंक्ति की। अब पंक्ति की, अब देखो 3 एलिमेंट बचे, 12, 13 और 17। 2 का डिफरेंस कितना है? ये तो पहले ही कट चुका है। 12 और 15, इनका डिफरेंस कितना है? 3। अब हमारे पास अब 3, एक यहाँ है और एक 3 यहाँ है। तो देखिए दोनों में से जिस उसको इनपुट कराते हैं जहाँ से हमें न्यूनतम कॉस्ट मिले। यहाँ से इनपुट कराते हो तो 12 मिल रहा है, और यहाँ से इनपुट कराते हो तो भी कितना मिल रहा है? 12 मिल रहा है। दोनों तरफ से कितना मिल रहा है? 12 मिल रहा है। तो जैसे कि अगर मैं इसको इनपुट करा देता हूँ तो ये 12 मिला। अब 12 मिला तो देखिए D3 की डिमांड कितनी है? 40 की। इसके बाद कितना है? तो हाईएस्ट कितना दे पाएगा? ये 30 दे पाएगा। 30 दे दिया। अभी कितना हो गया? 30 और 30 60। तो क्या खत्म हो गई? दूसरी पंक्ति भी। अब क्या खत्म हो जाती है? बोलो, दूसरी पंक्ति भी। अब दूसरी पंक्ति भी अगर आपकी खत्म हो गई तो इसका मीन क्या हुआ? सेकंड रो भी खत्म हो गई। अब थर्ड रो पे तो आना ही आना है, फिर कुछ बचता ही नहीं है। तो तीसरी रो पे आ जाइए। इसको कितना दे चुके हैं? 20, लेकिन इसकी डिमांड कितने की है? 30 की। कितनी की है? 30 की।
तो यानी कितने की आवश्यकता और इसे 10 की, तो ये पूरी करनी ही पड़ेगी। तो इसको कितना देना पड़ेगा आपको 10। ठीक है, ये सेकंड कॉलम खत्म हो चुका है। अब थर्ड कॉलम पे आ जाओ, तीसरी पंक्ति और थर्ड कॉलम। अब इसकी डिमांड कितने की थी 40 की, इसको कितना दे चुके हो 30, तो 10 इसको देना ही पड़ेगा, इसमें कोई दौरा है ही नहीं। ठीक है, फिर अगले एलिमेंट पे आ जाओ, इस पे आ गए। अब इस पे आते हो तो अब इसकी डिमांड कितनी की है 50 की, इसके पास कितना बचा है 50 ही तो बचा है, 10 और 10 जा चुका है, तो इसको कितना दे दिया आपने 50 दे दिया। अब तो क्लियर हो गया, ये हो गया 50। तो यहाँ से आ जाता है हमारे पास कितना 1970 रुपये। हाँ तो वो करा रहे हैं, सभी एक साथ जीरो कैसे हो जाएगी, फिर तो कैसे हो भेज दे, बाकी पास सब विकल्प सेम है गए, सब शास्त्री जीरो है गई ना, इसका मतलब है सबकी कॉस्ट समान दे रखी है, 10 10 10 10 10 10 10 10 10। तो कुछ की आ सकती है, सभी की कहाँ जाएगी फिर जीरो। आपने कहा सभी की शास्त्री जीरो आ जाए, पूरी पंक्ति और पूरे स्तंभों की शास्त्री जीरो कैसे आ सकती है, जब भी आ सकती है जब सभी की कॉस्ट क्या हो इक्वल हो। हाँ तो सबकी कहाँ आएगी, तो फिर कुछ की आएगी ना भाई, कुछ की। अगर मैं ये कह रहा हूँ जैसे यहाँ 11 11 ले लेते तो जीरो आ जाती, वो उसी हिसाब से आएगा क्वेश्चंस कि हाँ से हमें कुछ ना कुछ इनपुट पर जीरो। तो सबके लिए हमारे पास इक्विवेलेंस की स्थिति आ जाती है, जब सभी के लिए जीरो आ रहा है, अगर सभी में रो में और कॉलम में सभी में जीरो आता है तो फिर जीरो वाले को छोड़कर उससे जस्ट बड़े एलिमेंट का डिफरेंस निकाल लो। जैसे कि दो, जैसे 11 11 मिल रहे थे, अब भाई इसमें भी जीरो बन गया। आपने कहा कि भाई देखो ये कह रहे हैं, इनकी बात से सेटिस्फाई हो जाइए आप पहले, कि इन्होंने कहा कि जैसे यहाँ 12 रुपये है, यहाँ 13 रुपये है, और यहाँ 11 है, और यहाँ भी कितना है 11 है। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा, यहाँ 11 रुपये और यहाँ भी कितना है 11 रुपये, यही तो कहा। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस जीरो, अब यहाँ 11 11 का डिफरेंस कितना आएगा जीरो, इसकी पेनल्टी जीरो और इसकी पेनल्टी भी कितनी आ रही है जीरो आ रही है। ठीक है, अब ऐसे ही ये कह रहे हैं कि ऐसे ही इनको बनाया जाए कि यहाँ से भी हमें क्या मिल जाए, जैसे कि यहाँ से हमारे पास जैसे कि 11 ले लेते हैं, इसको भी फिर 11 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, जब भी तो जीरो बनेगा। ठीक है, 15 ले लिया, 13 ले लिया। ठीक है, यहाँ पर 16 और यहाँ 11 ले लो। ठीक है, अब यहाँ पर भी कुछ भी ले लीजिए 12। ठीक है, यही तो कह रहे हो आप। सभी इक्विवेलेंस हो गए ना फिर सब कुछ। अब वो तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसकी पेनल्टी जीरो आ रही है, इसकी पेनल्टी जीरो आ रही है, इसकी पेनल्टी 13 माइनस 13 जीरो, इसकी पेनल्टी जीरो, इसकी पेनल्टी भी क्या आ रही है जीरो। यही तो कह रहे हो आप कि भाई सभी की अगर पेनल्टी जीरो आ जाती है तो फिर हम कौन सा इनपुट कराएं और कौन सा आउटपुट कराएं। सभी की जो प्राथमिकता है वो कैसी है, समान है। सभी की प्राथमिकताएं समान है तो फिर उस केस के अंदर क्या करेंगे, सबसे छोटा एलिमेंट और उससे जस्ट बड़ा एलिमेंट ले लीजिए। तो सबसे छोटा एलिमेंट 11, दो सेम पड़ रहे थे, तो 11 से बड़ा कौन सा है 12 है, तो उसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि सभी में जीरो, रो में भी जीरो और कॉलम में भी जीरो, तो सबसे छोटा एलिमेंट 11 था, फिर 11 से जस्ट बड़ा एलिमेंट ले लेंगे कौन सा 12। अब सबसे छोटा एलिमेंट 11 था और 11 से जस्ट बड़ा एलिमेंट कौन सा बोलो 15, तो यहाँ से ये 11 और 15 का डिफरेंस क्या लिख देंगे 4। फिर इस प्रकार से पेनल्टी निकाली जाएगी, फिर उसके हिसाब से फिर इनपुट करा दिया जाएगा, फिर उसके हिसाब से पेनल्टी निकाल कर क्या करा दिया जाएगा, इनपुट करा दिया जाएगा और आपका क्या हो जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है। लेना पड़ेगा, फिर तो ले लीजिए, फिर दिक्कत ही क्या है। एक क्वेश्चन कीजिए, हाँ जी क्वेश्चन कीजिए, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं बुक से आपकी से, है ना। लिखो भाई,
क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन दे रहा हूँ, है ना, प्रैक्टिस कीजिए। बोगल सन्निकटन विधि के द्वारा, बोगल सन्निकटन विधि के द्वारा, अजी बोगल सन्निकटन विधि के द्वारा सुसंगत तल ज्ञात कीजिए। द्वारा क्या साल ज्ञात कीजिए, बोलो, सुसंगत तल, यानी कि फाइंड द फिजिबल सॉल्यूशन बाय बोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। अब देखो, एक कंपनी है, उत्पादन है, 3 फैक्ट्रियां हैं, 4 गोदाम हैं, यानी कितनी फैक्ट्री दे रखी हैं, 3। F1, F2 और F3, कितनी फैक्ट्री हैं बोलो, अबे 3 फैक्ट्री हैं और 4 गोदाम हैं, यानी वेयर हाउस 4 दे रखे हैं आपके लिए, W1, W2, W3 और W4। यानी कि गोदाम। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है आपके लिए। 19, अबे अगर F1 फैक्ट्री इस गोदाम को माल बेचती है तो 1 यूनिट का खर्चा कितना है, 19 रुपये। ये कितना है, 30 रुपये, ये 50 और ये 10, 70, 30, 40 और 60, 40, 8, 70 और 20। और यहाँ से हमारे पास दे रखी है फैक्ट्री की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ फैक्ट्री, सात 9 18, टोटल है 34। और इधर से दे रखी है आवश्यकता, गोदाम में इतनी आवश्यकता है भाई, आवश्यकता दे रखी है 5, 8, 7 और 14। टोटल 34 आ रहा है। वैसे तो तीनों विधियों से करना है इसको, बट अभी तो आप इससे ही कर लीजिए। कीजिए भाई इसको, आवाज़ नहीं करेंगे, बिना डिस्कस के करना है आपको। आप कितना सीखिए, आप अपना आकलन स्वयं करेंगे।
हो गया होगा लगभग सभी का। वहाँ आपको थोड़ा और छोटा मिलेगा क्वेश्चन, इजी मिलेगा। हाँ जी, कभी माइनस किया है क्या? कभी पास्ट में आपने घटाया है कभी? हाँ जी, कराऊं? करा दें या करोगे? करो करो, 1 मिनट का टाइम देते हैं आपको, है ना। बड़ा थोड़ी ना हो गया ज़्यादा क्वेश्चन। क्या जी? नकल तो ना करे। किताब कैसे खुल रही है? किताब कैसे खुल रही है पीछे? 7 देखिए भाई, ये वाला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है,
ये वाला जो क्वेश्चन है, क्यों है जी, देखिए जो भी है वो आ जाएगा निकल के। आवाज नहीं भैया। देखो सबसे पहले निकाली जाएगी पेनल्टी। न्यूनतम दो एलिमेंट है 10 और 19, इनका डिफरेंस आएगा कितना 9। इधर देख लो भाई, जिनका सही हो गया अच्छी बात है, जिनका सही नहीं हुआ किस कारण नहीं हुआ वो चीजें देख लीजिए। ठीक है, 19 और 10 का डिफरेंस होगा 9। यहां से 30 और 40 इसका डिफरेंस होगा कितना 10। फिर उसके बाद सबसे छोटा एलिमेंट है 8 और फिर 20 है। 8 और 20 का डिफरेंस होगा आपका कितना 12। पेनल्टी को ब्रैकेट में बंद करके सामने लिख दिया जाएगा। अब यहां से 19 और 40 डिफरेंस कितना होगा 21। यहां से 8 और 30 22 का डिफरेंस 22। यहां से 40 और 50 10 का डिफरेंस। यहां से 20 और 10 कितना डिफरेंस 10 का डिफरेंस। अब डिफरेंस निकालने के बाद सबसे मैक्सिमम पेनल्टी कितनी है 22, यानी कि सेकंड कॉलम में जाओगे आप। कौन सी कॉलम में जाओगे सेकंड कॉलम में। अब सेकंड कॉलम में सबसे बड़ा एलिमेंट कि सबसे छोटा, सबसे छोटा 8 है ना कॉस्ट। अब 8 के लिए आवश्यकता 8 की है और इसके पास उत्पादन है 18 का, तो 8 से ज्यादा दे नहीं सकते, तो इसको मैक्सिमम कितना दे दिया आपने 8 ही दे दिया। और जैसे ही आप इसको 8 दे देते हो तो क्या खत्म हो जाएगा, कॉलम खत्म हो गया। अब कॉलम खत्म हो गया तो ये पेनल्टी तो चेंज नहीं होंगी। अब किसकी पेनल्टी चेंज हो जाएंगी, पंक्ति की पेनल्टी चेंज हो जाती है। अब पंक्ति की पेनल्टी चेंज हो जाएगी तो इसमें न्यूनतम दो एलिमेंट बचे आपके 40 और 60। 40 और 60 इसका डिफरेंस तो आएगा अब आपका कितना 20। और ऊपर जो न्यूनतम एलिमेंट है वो 10 और 19 है, यानी कि 9 ही है। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे 20 और 40। 20 और 40 कितना है 20 ही है। ठीक है, अब हमारे पास शास्त्री जो है सबसे ज्यादा कितनी है 21 तो नेक्स्ट जो है अब हम किसको इनपुट कराएंगे 21 को। ठीक है भाई 21। अब इसमें सबसे लीस्ट कॉस्ट कितनी है 19 है। अब इसके पास क्षमता 7 की है और इसकी डिमांड कितनी की है 5 की, तो कितना दे देंगे इसको 5। जैसे इसको 5 दिया आपने तो फिर से क्या खत्म हो गया आपका कॉलम, दूसरा कॉलम खत्म। अब दूसरा कॉलम खत्म तो फिर से किसकी पेनल्टी चेंज होगी पंक्ति की। अब पंक्ति की पेनल्टी चेंज होगी तो यहां से फिर से हम एक बार और पंक्ति की पेनल्टी बना देते हैं। दो खत्म हो चुके, 50 और 10 का डिफरेंस 40। ठीक है भाई, 40 और 60 का डिफरेंस और 20 और इसका डिफरेंस 50। ठीक है, अब इन सब में सबसे मैक्सिमम कितनी आ रही है 50। अब इन सब में सबसे जो मैक्सिमम आ रही है वो आ रही है आपकी 50, तो 50 को इनपुट करा देंगे थर्ड रो को। अब थर्ड रो में सबसे न्यूनतम एलिमेंट कितना है 20, इसकी डिमांड कितनी है, इसके पास कितना है, तो कितना दे देंगे। अच्छा, अब भाई इसके पास 8 जा चुका है तो 10 बचा हुआ है, इसकी डिमांड कितनी की है 14 की, तो कितना दे सकते हैं मैक्सिमम 10। अब 10 दे चुके हो, अब इसको 10 दे दिया और ये 14, तो यानी कि पूरी की पूरी पंक्ति क्या हो गई आपकी खत्म हो गई। ठीक है भाई, ये पंक्ति पूरी की पूरी क्या हो गई आपकी खत्म हो गई। ठीक है, अब ये पंक्ति खत्म हो गई, बोलो कोई समस्या।
अब ये पंक्ति खत्म हो गई तो किसकी पेनल्टी चेंज होगी? कॉलम की। अब भाई कॉलम की चेंज होगी, दो कट चुके हैं। अब भाई ये हमारे पास कितना है? 40, 10 और ये कितना आएगा? 50। ये दो सेम रहेगी। अब बताओ 40, 20, 50 और 10 में से सबसे ज्यादा मैक्सिमम 50, तो इसमें सबसे न्यूनतम एलिमेंट 10। अब इसकी डिमांड कितने की है? 14 की। अब देखो यहां से देखो, इसके पास कितना बचा हुआ है? 2। इसको कितना करना है? 14। तो यहां से इसके पास 5 जा चुका है, 2 बचा है, तो कितना दे देंगे? 2। 2 हो गया। अब ये 10 और 2 12 हुआ, लेकिन होना चाहिए 14, तो इसको कितना देना पड़ेगा? फिर से 2। अब ये कितना हो गया? 10 और 4 14। लेकिन अब इससे इधर की साइड आएंगे तो इसको कितना करना है? 7। इसको कुछ गया है क्या अभी तक? नहीं। और इसके पास कितना बचा हुआ है? तो इसको कितना दे दिया? 7। ये कंप्लीट हो गया। ठीक है। क्या चीज? अरे 1 मिनट सुना करो। हाँ बोलो। एक अच्छा नई बनाई वैसी भर दी। हाँ तो हो जाता है तो फिर उसकी आवश्यकता को इसके अनुसार पूर्ति कर देते हैं, और बना सकते हो तो बना लेना। अब भाई मल्टीप्लाई करो, कितना आया है? तो इससे जो हमारे पास जो आंसर आएगा इसका z बराबर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 779। सुनो, आवाज नहीं। देखो यहां से एक चीज सिखाते हैं आपको, कभी क्वेश्चन गलत ना होता नहीं होगा आपका। देखिए क्या है कि मैथमेटिकल कम देता है, नियतन के दिए दोनों बार क्वेश्चन, सेकंड ग्रेड में भी दिया है और फर्स्ट ग्रेड में भी दिया नियतन का, असाइनमेंट का। इसका नहीं आया अभी तक। अभी देखिए इसमें आवंटन, देखो आवंटन यानी कि एलोकेशंस आपने कितने किए हैं, अलॉटमेंट। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 यानी कि ये थी पहली पंक्ति, 1 2 3, टोटल पंक्ति कितनी है? 3। स्तंभ गिनो, 1 2 3 4 स्तंभ और 3 पंक्ति, तो 4 और 3 7 हो गए। अब 7 में से आपने कितने अलॉटमेंट किए? 6। कितने किए? 6, यानी कि एक कम। पीछे वाले क्वेश्चन पे चलो, यहां से अगर मैं पीछे वाले क्वेश्चन पे काउंट करूं कितने अलॉटमेंट है? 1 2 3 4 5 6, कितने? 6। तो यानी कि टोटल 3 पंक्तियां थी और 4 स्तंभ थे, तो 4 + 3 7 - 1 6। तो यानी कि जब हम सुसंगतन निकालते हैं अनभ्रष्ट वाले केस के अंदर, तो नियतनों की संख्या या अलॉटमेंट की संख्या या असाइनमेंट की जो संख्या होगी वो होगी m + n - 1, यानी कि पंक्तियों और स्तंभों की संख्याओं के योग से एक कम। ठीक है भाई। फिर आपको पता होगा, मैंने बता रखा है, ये हमारे पास जब हम टोटल कॉस्ट निकालते थे, कल मैंने जब LPP लिखना सिखाया था आपको परिवहन समस्या की, जब टोटल कॉस्ट निकालते थे तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने आते थे? ये आता था आपका x11, x12, x13, x14, x21, x22, x23, x24, x31, x32, x33, x34। टोटल वेरिएबल कितने हुए? 4 इसमें है और 3 इसमें है। 4 × 3 12। टोटल चर कितने होते हैं? 12। तो यानी कि किसी भी परिवहन समस्या में, एक m × n परिवहन समस्या में चरों की संख्या कितनी होती है? 12। कितनी होती है? 12। किसी भी m × n परिवहन समस्या में चरों की संख्या m × n होती है, जबकि प्रतिबंधों की संख्या m + n होती है। देखो प्रतिबंध पहला कि भाई इन इकाइयों का जोड़ किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? 20 से, पहला प्रतिबंध। इन इकाइयों का जोड़ किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? 60 से, दूसरा प्रतिबंध।
इन इकाइयों का जोड़ किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए 70 से, तीसरा प्रतिबंध। इन इकाइयों का जोड़ किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए 30 से, चौथा प्रतिबंध। इन इकाइयों का जोड़ किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए 30 से, पांचवा प्रतिबंध। इन इकाइयों का जोड़ किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए 40 से, छठवां प्रतिबंध। और इन इकाइयों का जोड़ किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए 50 से, तो कौन सा प्रतिबंध 7। तो इनमें प्रतिबंधों की संख्या या नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स की जो संख्या होगी वो होती है m+n, पंक्तियों की संख्या प्लस स्तंभों की संख्या के। जब आधारित सुसंगत हल निकालेंगे तो उस केस के अंदर हमारे पास पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्याओं का योग जो होगा वो प्रतिबंधों की संख्या के बराबर होगा, और पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का जो गुणा होगा m×n वो होगा चरों की संख्या के बराबर। और जब हम सुसंगत हल निकालेंगे, आधारित सुसंगत हल निकालेंगे, तो उसमें नियतनों की संख्या m+n-1 के बराबर आएगी। अगर m+n-1 से कम हो जाती है तो वो अनपभ्रष्ट ना होकर अपभ्रष्ट हो जाता है, यानी कि उसमें आ जाएगी भ्रष्टता। ठीक है भाई, वो नॉन डीजनरेट होगा और वो डीजनरेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है भाई, तो यहाँ से हम कुछ चीजें इसके बारे में लिखते हैं। अब देखो इसमें क्या है, देखो ये तो भरी हुई कोष्ठिका है, या फिर एग्जामिनर पूछ लेता है कि जब आधारित सुसंगत हल निकाला जाएगा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, तो उसमें भरी हुई कोष्ठिकाओं की संख्या कितनी होगी बोलो। मैंने क्या बताया m+n-1, कितना बताया m+n-1। भरी हुई कितनी है देखो 1 2 3 4 5 6। भाई पंक्तियों में स्तंभों को जोड़ दो और उसमें से एक घटा दो तो m+n-1। अब इतनी तो भरी है, शेष कैसी हो जाएंगी खाली। टोटल कितनी थी 4 × 3 12, 12 में से कितनी भर गई 6, खाली कितनी रह गई 6, कितनी खाली रह गई 6। तो या क्या करते हैं कि टोटल जैसे कि टोटल तो हमारे पास कितनी कोष्ठिकाएं हैं mn भाई m×n, और भर कितनी गई m+n-1 भर गई। तो ये कितनी बचेंगी फिर बोलो रिक्त, यानी एम्प्टी सेल्स की संख्या। तो यहां से हम क्या कॉमन निकाल देंगे m, तो कितना बचा n-1। यहां से -1 कॉमन निकाल देते हो तो कितना बचता है n-1। अब ये कितना बचेगा फिर m-1 × n-1। तो रिक्त कोष्ठिकाओं की जो संख्या होती है m-1 × n-1। पंक्तियों में से एक कम कर दो, स्तंभों में से एक कम कर दो और दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। पंक्तियों में से एक कम कर दो, स्तंभों में से एक कम कर दो और दोनों का क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। पंक्तियों में से एक कम, स्तंभों में से एक कम और दोनों का क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब सुनो, अगर अपभ्रष्टता आ जाती, क्या आ जाती अपभ्रष्टता, डीजनरेसी। अब अपभ्रष्टता आ जाती तो जो हमने अलॉटमेंट किए 6 होने चाहिए थे, और 6 होने चाहिए थे तो अलॉटमेंट हो गए सपोज कीजिए 5। कितने हो गए 5, एक क्या हो गया कम हो गया। जब अलॉटमेंट कम होंगे यानी कि भरी हुई कोष्ठिकाओं की संख्या कम होगी तो रिक्त कोष्ठिकाओं की संख्या बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ जाएगी। भाई एक कम हो जाता और पहले रिक्त कोष्ठिकाएं 6 थी तो अब कितनी हो जाएंगी 7 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी 7। तो यानी कि जब भी हमारे पास अपभ्रष्टता का केस आएगा तो भरी हुई तो खाली हो जाती हैं और खाली बढ़ जाती हैं। भाई भरी हुई कोष्ठिकाएं तो कम हो जाएंगी और खाली कोष्ठिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। एक बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन बना के दिया था जिसके चारों में से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा था, 2018-17 का क्वेश्चन था वो। तो देखिए सबसे पहले कुछ लिख लेते हैं इसके बारे में। लिखो, नोट डाल के लिख लो पहले, भले ही चाहे। प्रारंभिक आधारित सुसंगत हल में लिखो भाई, अजय, प्रारंभिक आधारित सुसंगत हल में प्रारंभिक आधारित सुसंगत हल में आवंटनों की संख्या, आवंटन या अलॉटमेंट इंग्लिश में बोल सकते हो अलॉटमेंट, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। प्रारंभिक आधारित हल को बोलोगे बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है भाई, प्रारंभिक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। मैंने कहा प्रारंभिक आधारित सुसंगत हल में आवंटनों की संख्या m+n-1 के बराबर होती है। आवंटन यानी अलॉटमेंट, अलॉटमेंट आवंटन, हिंदी में सुना है शब्द आवंटन,
कभी लिखा है आवंटन m प्लस एन माइनस वन के बराबर होती है। आवंटनों की संख्या, अलॉटमेंट की जो संख्या है वो m प्लस एन माइनस वन के क्या होती है, बराबर होती है। अर्थात पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या के योग से एक कम होती है, के योग से एक कम होती है। के योग से कितनी कम होती है, एक कम होती है। जबकि यह एक m क्रॉस n परिवहन समस्या है। m क्रॉस n क्रम की क्या है बोलो, परिवहन समस्या है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होनी चाहिए, जब भी तो होगी, परिवहन समस्या है। m क्रॉस n, इसका ऑर्डर कितना है, m क्रॉस n, m पंक्ति और n स्तंभ, m रो और n कॉलम। कितनी रो है इसके अंदर, m, कॉलम कितने इसके अंदर, n, तो m पंक्ति और n स्तंभ है। तो m क्रॉस n की क्या होती है, एक परिवहन समस्या दे रखी है। तो प्रारंभिक आधारित सुसंगत हल में कितने आवंटन होंगे, m प्लस n माइनस वन होते हैं। कितने होते हैं, m प्लस n माइनस वन। अब एग्जामिनर बहुत इंटेलिजेंट है और आप उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, इसमें कोई दोहराई नहीं है। देखो इंटेलिजेंसी चेक की जाएगी अभी आपकी। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने आते हैं परिवहन समस्या में, एग्जामिनर पूछे, क्या पूछे कि भाई एक m क्रॉस n परिवहन समस्या है, एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दे रखी जिसके अंदर m रो हैं और n कॉलम है। तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने होते हैं, कितने होते हैं, m क्रॉस n, यानी x11, x12, x13, x14, ऐसे हमारे टोटल होते हैं m क्रॉस n, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट्स यानी कि प्रतिबंधों की संख्या m प्लस n होती है। एक प्रतिबंध, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां पंक्तियों की संख्या प्लस स्तंभों की संख्या के योग के बराबर होता है। अब एग्जामिनर पूछता है प्रारंभिक आधारी सुसंगत हल में, अब शब्दों को सुनना, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में प्रारंभिक आधारी सुसंगत हल में चरों की संख्या कितनी होगी। प्रारंभिक आधारी सुसंगत हल में चरों की संख्या कितनी होगी भाई। शेष चरों को कर दिया आपने जीरो, जो एम्प्टी सेल है उसको तो छोड़ दिया, खाली वाली को, तो क्या बचे, यही तो चर हैं। एक चर तो ये आ गया, कितना आ गया इसका मान 5, दूसरे चर का मान कितना आ गया बोलो 2, एक का आ गया 7, एक का आ गया 2, एक का आ गया 10 और एक का आ गया कितना 8। तो कितने चर आए टोटल 6, कितने आए 6, और शेष चर क्या आए बोलो 0 हैं, क्या है 0 है। तो जब भी अगर हम बात करेंगे किसकी, परिवहन समस्या की, तो ये शब्द क्या होते हैं, शब्दों के साथ एग्जामिनर थोड़ी सी खिलवाड़ करता है और खिलवाड़ करते ही आप उसका आंसर करेक्ट नहीं दे पाते हैं। जैसे कि इस बार दिया था नियतन का, तो बच्चे सोच रहे थे और मैंने कहा था नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था। तो भाई एग्जामिनर जरूरी थोड़ी ना ऑप्शन चारों की चारों जो पुराने पेपर में देती है वही चारों की चारों सेम देगा, उनमें से एक सेम मिलेगा और 3 तो अलग कर देगा, और 3 ऐसे अलग करेगा कि जो आपने पुराने पेपर आए हैं उनमें से मिक्सअप करके दे देगा, मतलब उनके भी आंसर होंगे। अब आप रट के गए हो, इसका आंसर ये होता है। अब 4 क्वेश्चंस जो पुराने आ चुके हैं चारों के आंसर मिक्स कर दिए उन्होंने, और चारों सही वाले हैं, चारों को ही आप रट के गए हो। अब आप सोचेंगे कि मैंने ये भी याद किया था, ये भी याद किया था, ये भी याद किया था और ये भी याद किया था, तो इसमें लगाऊं कौन सा। और करना मुझे है, मैं याद तो करके आया हूं, करके तो जरूर जाऊंगा, करेंगे जरूर, और नंबर मिल भी जाए ना भी मिले प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है भाई। ठीक है, अगर चारों आंसर सेम मिल जाते हैं जो आपने रट रखे हैं, या 2 भी उनमें से ऐसे मिल जाते हैं जो आपने रट रखे हैं, तो सिचुएशन गड़बड़ा जाती है आपकी। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, अब एग्जामिनर तो इंटेलिजेंट होता ही है, मैंने क्या कहा, प्रारंभिक आधारित सुसंगत हल में किसी m क्रॉस n क्रम की परिवहन समस्या में प्रारंभिक आधारित सुसंगत हल में चरों की संख्या कितनी होगी,
m प्लस n माइनस 1 के बराबर। इतने ही तो चर हैं। शेष चर क्या हो गए बोलो? यहाँ कोई चर नहीं आया, जीरो, ये भी जीरो, यहाँ भी कोई चर नहीं, यहाँ भी कोई चर नहीं, यहाँ भी कोई चर नहीं, शेष चर जीरो हो जाते। फिर एग्जामिनर इंटेलिजेंट तो ही है। प्रारंभिक आधारित सुसंगतल निकालते समय कितने अनआधारित चरों का मान शून्य हो जाता है? तो रिक्त कोष्ठकों की संख्या के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा भाई? इनका इसके संगत कोष्ठ कुछ कोई वेरिएबल ही नहीं आया। वेरिएबल नहीं आया तो उस वेरिएबल का मान क्या है? जीरो है। इसके संगत कोई वेरिएबल नहीं आया, इसका मान भी कितना होगा? जीरो। इसके संगत भी कोई वेरिएबल नहीं आया तो इसका भी मान कितना हो जाएगा? जीरो। तो इस बात को और हम यहाँ पे थोड़ा सा नोट करके लिख लेते हैं। इसी में आगे इसी में नोट लगा लो। अच्छा, इसमें तो नोट लगा हुआ है पहले से। हाँ, जो भी आप जैसे भी चाहो वैसे लिख सकते हो। हाँ जी, वो डाल लो। क्या डालते हो आप? ध्यान देने योग्य बातें। ठीक है भाई, इस पर आपको क्या देना है? मेनली ध्यान देना है। ठीक है भाई, तो इसमें लिखेंगे एक m क्रॉस n परिवहन समस्या में। कौन सी समस्या में भाई? m क्रॉस n। एक m क्रॉस n क्रम की कौन सी समस्या में बोलो? परिवहन समस्या में। वो भी किसमें? प्रारंभिक आधारित सुसंगत तल में, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में। प्रारंभिक आधारित सुसंगत तल में। समझ नहीं गई? अजी, चरों की संख्या, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, चरों की संख्या कितनी होगी बोलो? कितनी होगी? m प्लस n माइनस 1 के बराबर। सेकंड पॉइंट, तथा किसकी? इसकी नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल्स टू m प्लस n माइनस 1 इन इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इन ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ऑफ m क्रॉस n। ठीक है, ठीक है भाई, लिख लिया। अब दूसरा, तथा शून्य चरों की संख्या। हाँ भाई, शून्य चरों की संख्या, नंबर ऑफ जीरो वेरिएबल्स। हाँ भाई, कितनी होगी? टोटल, टोटल तो ये हो गया, माइनस भरे हुए को घटा दो, m प्लस n माइनस 1। तो कितनी होंगी बोलो? m माइनस 1 इंटू n माइनस 1। अब एग्जामिनर केवल शब्दों के साथ खिलवाड़ करेगा और कुछ नहीं करेगा। सीधा सीधा पूछ भी सकता है और घुमा फिरा कर भी पूछ सकता है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट लिखो, m क्रॉस n परिवहन समस्या में अबे कुल चरों की संख्या कितनी होती है बोलो? लेकिन आधारी में कितने हुए थे? m प्लस n माइनस 1। कुल चरों की संख्या कितनी होगी बोलो? m इंटू n। ठीक है भाई, और प्रतिबंधों की संख्या, नंबर ऑफ कांस्टेंट्स, प्रतिबंधों की संख्या या नंबर ऑफ कंडीशंस। अभी टोटल कितने थे? दोनों को जोड़ देंगे, m प्लस n। पांचवा, ठीक है, m क्रॉस n परिवहन समस्या में भरी हुई कोष्ठकों की संख्या,
आधारी सुसंगत हल में, कौन से हल में? आधारी सुसंगत हल, यानी कि बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के संगत भरी हुई कोष्ठकाओं की संख्या। ठीक है भाई, भरी हुई कोष्ठकाओं की संख्या, भरी हुई कोष्ठकाओं को बोलेंगे ऑक्यूपाइड सेल्स, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स। ठीक है, भरी हुई कोष्ठकाओं की संख्या। सेल्स कोष्ठकाओं को बोलते हैं। ठीक है, और वहां एम्प्टी सेल्स बोल देंगे रिक्त कोष्ठकाओं से। भरी हुई कोष्ठकाओं की संख्या कितनी होगी बोलो? हाँ भाई, कितने अलाउटमेंट थे? नंबर ऑफ अलाउटमेंट m प्लस n माइनस 1। क्वेश्चन वही है, बोल बदल रहे हैं हर बार, m प्लस n माइनस 1। ठीक है भाई, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स इन m क्रॉस n ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम 6। और रिक्त कोष्ठकाओं की संख्या क्या चीज? ये भरी है ना, ये तो भरी है। अभी खाली की बात करेंगे। ये तो हमने निकाली है क्या? भरी। अब निकालेंगे क्या? खाली। खाली कैसे निकलेंगी? टोटल में से क्या घटा देंगे? भरी घटा देंगे। हाँ, तो रिक्त कोष्ठकाओं की संख्या पता है, ये जो लिख रहे हैं ना 7-8 पॉइंट, इनमें से हर बार एक पॉइंट आ जाता है। और बट इस बार भी नियतन का आया था तो बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो गए, क्या हो गया पता नहीं। रिक्त कोष्ठकाओं की संख्या, घबरा गए हैं। रिक्त कोष्ठकाओं की संख्या कुछ तो प्रेशर की वजह से भी होता है कि भाई हमने तैयारी कर रखी है 130 क्वेश्चन की, और यहाँ पे 40 के लाले पड़ रहे हैं। अब वहाँ हम घबराते नहीं कि भाई 40 तो करें, पहले 40 तो है रहे, फिर 20 अन्य देखेंगे बाद में, 20-30 जो भी है। बट क्या प्रेशर हो जाता है कि मैंने 130 की तैयारी की है तो कम से कम 110 तो होनी चाहिए, तो प्रेशर के कारण। रिक्त कोष्ठकाओं की संख्या कितनी होगी बोलो? ये टोटल है और इसमें से भरी घटा देंगे, यानी कि क्या किया मैंने? टोटल में से, ये टोटल था माइनस भरी कोष्ठका, यानी कि यहां से कॉमन आ जाएगा m, ये बचा n-1, यहां से -1 कॉमन आ जाता है n-1। अब दोनों से कॉमन आ जाएगा आपका n-1 और m-1 आ जाता है। क्या जी? क्या? रिक्त कोष्ठकाओं की संख्या, एम्प्टी सेल्स, नंबर ऑफ एम्प्टी सेल्स, जहां अलॉटमेंट आपने नहीं दिया है। इससे पहले थी ऑक्यूपाइड सेल्स, भरी हुई कोष्ठकाएं। भरी कोष्ठकाएं कितनी थी? m प्लस n-1। रिक्त कितनी होंगी? टोटल में से भरी घटा दो, टोटल में से भरी घटा दो। ठीक है भाई, जैसे आपका क्लासरूम एक m क्रॉस n परिवहन समस्या होती है और इसमें m प्लस n-1 के बराबर कुर्सियों की संख्या होती। अब कौन बैठेगा? जो बैठ जाएगा वो आ जाएंगे आधारी चर में, उनकी आधारी चरों की संख्या शेष को मिलेगी, कोई कुर्सी नहीं मिलेगी तो वो खड़ा रहेगा, तो यानी कि वो क्या हो जाएंगे? 0। टोटल है हमारे पास, टोटल जो हमारे पास वेरिएबल हो जाएंगे m क्रॉस n हो जाएंगे, लेकिन कितने को कुर्सी मिली? m प्लस n-1 को मिली। अब किनको नहीं मिली? टोटल में से m प्लस n-1 घटा देंगे, इनको नहीं मिली। तो भरे कितने हैं? जो कुर्सी पे बैठे हैं। खाली कितने हैं? टोटल में से भरे को घटा दो, खाली निकल जाता है। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं भ्रष्टता की और अनभ्रष्टता की। अपभ्रष्टता और अनभ्रष्टता, ये लिख लिया? अजय
देखिए अनपभ्रष्ट, अनपभ्रष्ट आधारी सुसंगतल, कैसा है बोलो? बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। नॉन डिजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, अनभ्रष्ट आधारी सुसंगतल। तो देखिए एक, इसका ऑर्डर कितना है बोलो परिवहन समस्या का? m क्रॉस n क्रम की परिवहन समस्या। एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दे रखी है जिसका ऑर्डर कितना है बोलो m क्रॉस n। एक m क्रॉस n क्रम की परिवहन समस्या का आधारी हल या अनभ्रष्ट आधारी हल कहलाता है, का सुसंगत हल अनभ्रष्ट आधारी हल कहलाता है। कैसा कहलाएगा बोलो? अनपभ्रष्ट। जो फिजिबल सॉल्यूशन है वो अनपभ्रष्ट आधारी सुसंगत हल कहलाएगा। कब? आधारी सुसंगत हल कहलाता है अभी कब कहलाएगा? यदि अभी फर्स्ट आवंटनों की संख्या तो किसके बराबर हो बताओ? अभी बताया मैंने, नंबर ऑफ अलॉटमेंट। आवंटनों की संख्या तो हो हमारे पास किसके बराबर? m प्लस n माइनस 1 के बराबर, पहली चीज तो। और नियतन कैसे हो? स्वतंत्र हो। और जो अलॉटमेंट है या असाइनमेंट है वो स्वतंत्र हो, यानी इंडिपेंडेंट हो। नियतन कैसे हो? स्वतंत्र हो। और आवंटनों की संख्या किसके बराबर हो? m प्लस n माइनस 1 के बराबर हो। ये चीज याद रखिएगा। हाँ जी बोलो। अपभ्रष्टता में क्या करते हैं कि हम भाई टोटल, मैंने बताया था आधारी हल जब आप निकालते हो, जब आधारी हल निकालते हो, जैसे कि चरों की संख्या 3 है और समीकरणों की संख्या 2 है, तो मैट्रिक्स विधि से आपको उसको सॉल्व करना है तो 2/2 की मैट्रिक्स बन सकती है। तो एक चर को तो डेफिनेटली जीरो करना ही पड़ेगा। जैसे मैंने बताया था उस टाइम भी कि भाई धर्म की एक जीरो तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। अब वो यानी कि चरों की संख्या माइनस समीकरणों की संख्या, नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस नंबर ऑफ इक्वेशंस, यानी कि समीकरण कितने बताए मैंने? 2, चर कितने बताए? 3, 3 माइनस 2 बराबर 1, एक तो जीरो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। एक जीरो कर दी, उसको तो हटा दिया। अब कितने चर बचे? 2। अब उन 2 समीकरण बचे और 2 ही चर बचे। अब उनको हल करते हैं और वहां से सपोज कीजिए x1 और x2 का मान निकाला। अगर x1 का मान आ जाता है 5 और x2 का आ जाता है 6, तो दोनों क्या जीरो के बराबर हैं? क्या नहीं है। तो उसे बोलेंगे फिर अनपभ्रष्ट। क्या बोलेंगे? अनपभ्रष्ट, यानी कि नॉन डिजनरेट। अगर अब मैंने x1 और x2 का मान 5 और 0 निकाल दिया, x1 का मान 5 आ गया और x2 का मान आ गया 0, यानी धर्म वाली जीरो को तो हटा दिया, लेकिन जो दूसरी जो एलिमेंट निकले उनमें से भी एक एलिमेंट का मान क्या आ गया? 0 आ गया। तो फिर उसमें आ जाती है अपभ्रष्टता। क्या आ जाती है? अपभ्रष्टता। फिर वो हो जाएगा डिजनरेट सॉल्यूशन। कौन सा हो जाता है? डिजनरेट सॉल्यूशन। भाई देखो मैंने आपको बताया था, आप उस दिन थे ना कि क्लास में, जैसे कि ax बराबर b था और x बराबर कितना आता है? a इनवर्स इंटू बी। और किसी मैट्रिक्स का जब डिटरमिनेंट निकाला जाता है एडजेंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a,
और इनटू में क्या होता है बी। डिटरमिनेंट ऑफ ए तभी पॉसिबल हो सकता है, एक तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या ना हो, 0 ना हो, और दूसरा ये है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए तभी संभव होता है, तभी पॉसिबल होगा जब ए जो है वो वर्ग मैट्रिक्स हो, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स हो। कैसी मैट्रिक्स हो, वर्ग मैट्रिक्स हो। अगर ए जो है वर्ग मैट्रिक्स है तो ही इसका डिटरमिनेंट पॉसिबल होगा, अदरवाइज डिटरमिनेंट पॉसिबल नहीं होता है। ये चीज मैंने आपको बताया था। अब जैसे कि आपका क्वेश्चन था अभी, जैसे कि x1 प्लस x2 और सपोज दैट x3 ले लेता हूं मैं ना, बराबर में 2 है, और एक मैं ले लेता हूं x1 माइनस x2 और प्लस के 2x3, वो तो कोई भी ले लो। हाँ, अब देखो यहां पर समीकरण कितने हैं, हाँ भाई समीकरणों की संख्या। अब मैट्रिक्स विधि से आपको इसको सॉल्व करना है, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स बोलो, नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं आपके कितने, 3, 1 2 3, समीकरण 2, चरों की संख्या 3। अब इसका डिटरमिनेंट तो निकल नहीं सकता, 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी। अब डिटरमिनेंट निकल नहीं सकता तो 2 बाई 2 की मैट्रिक्स बननी चाहिए थी, तो डेफिनेटली एक चर को 0 करना पड़ेगा, किसी भी एक चर को 0 कर दो। x1 को 0 किया तो ये बचेंगे, x2 को 0 किया तो x1 x3 में बचेगा, और x3 को 0 किया तो x1 और x2 में बचेगा, यही तो बताया था। तो अगर सपोज कीजिए x3 को 0 कर देते हो आप, किसको, x3 को 0 कर दिया तो इसका गुणांक 1 1, इसका 1 माइनस 1, यानी कि x1 प्लस x2 बराबर में कितना हो गया, 2। मैट्रिक्स विधि से सॉल्व कर लो चाहे डायरेक्ट सॉल्व कर लो, भाई चाहे तो मैट्रिक्स विधि से सॉल्व कर लो चाहे डायरेक्ट कर लो। अब इन दोनों को जोड़ दो, 2x1 बराबर कितना आ गया, 5, x1 बराबर कितना आ गया, 5/2। अब x1 का मान यहाँ रख दो 5/2, तो x2 का मान आ जाएगा, यहाँ से निकाल लो 2 माइनस 5/2, माइनस का 1/2, ठीक है भाई, 2 माइनस 5/2 तो माइनस का 1/2, तो x2 का मान आ गया माइनस का 1/2। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो मान निकले हैं, देखो इधर देखो, ये जो मान निकले हैं, एक तो 0 कर दिया उसको तो हटाओ, क्या इनमें से एक भी 0 आया है क्या, तो ये फिर हो जाएगा हमारा अनपभ्रष्ट। अब लेकिन अनभ्रष्ट आधारी तो है, लेकिन इनमें से अगर दोनों पॉजिटिव आ जाते तो सुसंगत होता फिजिबल। अब इनमें से एक नेगेटिव आ गया, एक नेगेटिव आ गया तो अब ये सुसंगत नहीं है, आधारी तो है, आधारी हल है, लेकिन सुसंगत नहीं है, सुसंगत नहीं है, लेकिन कैसा है, अनभ्रष्ट है। कैसा है, अनभ्रष्ट, यानी कि नॉन डीजनरेट है, बेसिक है, लेकिन फिजिबल नहीं है। अगर इनमें से x2 का मान कितना आ जाता, 0, तो फिर इसमें आ जाती अपभ्रष्टता, यानी कि डीजनरेसी आ जाती। और फिर ये आधारी तो है, डीजनरेसी है, लेकिन ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, या 0 या 0 से बड़ा, तो ये सुसंगत भी हो जाता। कैसा हो जाता, सुसंगत भी। इसमें मैं चर्चा कर चुका था पहले ही, और जब मैंने चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया था तो काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ाया था। हाँ जी, अब इसके बाद लिखेंगे, ये हो गई अनभ्रष्टता की बात, अब करेंगे अपभ्रष्टता की बात। इसकी डेफिनेशन लिखाऊंगा अभी, नियतन स्वतंत्र दोनों को लिखा देता हूं। अपभ्रष्ट, आधारी, और कैसा हल, सुसंगता। अब कौन सी आएगी बोलो, देखो, यदि आवंटनों की संख्या, यदि किसकी संख्या, अलॉटमेंट, आवंटनों की संख्या किससे कम हो जाए, संख्या m+n-1 से कम हो, वो सीट में सही कर लेना है ना, m+n लिख रखा है, उसे m+n-1 से क्या हो, कम हो, तो ये जो आधारी सुसंगत हल है ना, वो कैसा बन जाएगा, फिर आपका अपभ्रष्ट बन जाएगा। और तथा नियतन जो होंगे वो स्वतंत्र, तथा नियतन स्वतंत्र नहीं होंगे, या फिर बना देते हैं उसको, यहीं तक लिख लो, भले यहीं से काम चल जाता है, इतना ही आता है आपको।
अब भाई एग्जामिनर दूसरे प्रकार से पूछ सकता है कि एक आधारी सुसंगत तल अपभ्रष्ट होगा कब? जब रिक्त कोष्ठकों की संख्या m+n-1 से, बताओ, भरी हुई कोष्ठकों की संख्या m+n-1 से कम हो। ये कैसी कोष्ठकाएं हैं? ये बताइए कैसी कोष्ठकाएं? ऑक्यूपाइड सेल्स हैं, भरी हुई। उसने क्या दिया? आवंटन यानी अलॉटमेंट की संख्या, कि आवंटनों की संख्या किससे कम हो रही है? m+n-1। और m+n-1 क्या है? भरी हुई कोष्ठकाएं। यानी कि कोई भी आधारी सुसंगत तल अपभ्रष्ट होगा, डिजनरेट होगा कब? जब भरी हुई कोष्ठकों की संख्या m+n-1 से क्या हो जाए? कम हो जाए। फिर दूसरा एग्जामिनर पूछेगा जब इनकी संख्या कम हो रही है तो रिक्त कोष्ठकों की संख्या बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ जाएगी। अर्थात एग्जामिनर दूसरे तरीके से पूछ सकता है, यदि किसी m×n परिवहन समस्या में रिक्त कोष्ठकों की संख्या m-1 इंटू n-1 से ज्यादा हो जाती है तो आधारी सुसंगत तल कहलाएगा कैसा? अपभ्रष्ट कहलाएगा। तो सीधी बात है, भरी खाली रह रही हैं तो खाली बढ़ जाएंगी भाई। हैं क्या चीज? क्या? ज्यादा नहीं आती, कभी भी कम ही आएगी। फिर तो निकलेगा ही नहीं, फिर ज्यादा हो ही नहीं सकती क्योंकि इतने अलाउटमेंट है ना, प्रतिबंध और समीकरण। लिखो, इसमें नोट डाल लो, NOTA आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन नहीं करता है एग्जामिनर, यहीं से यहीं घुमाने का प्रयास करता है आपको। अब कैसे भी घुमा दे, आप चारों प्रकार से घूमने के लिए तैयार हैं, 360 डिग्री पे आपको घुमा दे तो भी आप घूम फिर कर वहीं आना होता है। ठीक है। अब एक पॉइंट नंबर फर्स्ट इसमें, हाँ देखिए, आधारी सुसंगत तल, इसमें बात कर रहा हूं m×n परिवहन समस्या में ना, आधारी सुसंगत तल। आवाज नहीं भाई, हाँ भाई, कैसा होगा? अपभ्रष्ट। क्या होगा बोलो? अपभ्रष्ट होगा यदि, कैसा होगा बोलो? अपभ्रष्ट होगा यदि किसकी संख्या? भरी हुई कोष्ठकों की संख्या, किसकी संख्या बोलो? भरी हुई कोष्ठकों की संख्या, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स, कोष्ठकों की संख्या। पहले ही बताया, ऊपर क्या बताया मैंने? भरी कोष्ठकों की संख्या कितनी आती है बोलो? ठीक है, तो भरी कोष्ठकों की संख्या टोटल आती है m+n-1। तो भरी कोष्ठकों की संख्या कम हो जाएगी किससे बताओ भाई? टोटल भरी हुई कितनी आनी चाहिए? m+n-1। अब लेकिन भर के कितनी आई हैं? इससे कम आई हैं। बट टोटल कितनी आनी चाहिए थी अनभ्रष्ट के लिए? m+n-1। लेकिन अब भरी कोष्ठकों की संख्या किससे कम हो गई बताओ? यदि भरी कोष्ठकों की संख्या नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स किससे लेस हो जाए? m+n-1। यानी कि पंक्ति और स्तंभों का योग में से एक घटा दो। पंक्तियों की संख्या प्लस स्तंभों की संख्या का योग करो, उसमें से कितना घटा देते हैं? एक घटा देते हैं। उससे अगर कम आ जाती है तो ये जो आधारी सुसंगत तल है वो कैसा बन जाएगा आपका? अपभ्रष्ट बन जाएगा। अब मुझे एक चीज बताओ, जब भरी हुई कोष्ठकों की संख्या हो गई है अब कम, जैसे कि पहले इस रूम के अंदर 7 कुर्सियों पर व्यक्ति बैठे थे टोटल में से, अब एक ने और कुर्सी छोड़ दी। अब पहले जैसे मान के चलो इसमें 100 स्टूडेंट थे, 7 बैठे हुए थे, तो 93 स्टूडेंट खड़े थे, यानी खाली थे, एम्प्टी थे। अब एक ने और छोड़ दी, तो अब भरी कोष्ठकों की खाली कोष्ठकों की संख्या बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। पहले खाली कोष्ठकों की संख्या m-1 n-1 थी, अब खाली कोष्ठकों की संख्या m-1 और n-1 से भी ज्यादा हो जाएगी। अभी जरूरी ना है कि एक ही जनो कुर्सी छोड़े, दो ने छोड़ दी तो ठीक है भाई, सबन छोड़ सके, कोई जरूरी थोड़ी। आ जाए, आ जाए। तो इसमें भी दूसरा पॉइंट लिख लो,
आधारी कैसा बोलो, सुसंगत। हल कैसा होगा बोलो, कैसा होगा बोलो, ये भी अभ्रष्ट होगा कब, यदि, हाँ जी, अब कैसी कोष्ठक आएंगी, यदि रिक्त कोष्ठकों की संख्या, रिक्त कोष्ठकों की संख्या, नंबर ऑफ एम्प्टी सेल्स, हाँ जी, रिक्त कोष्ठकों की संख्या, हाँ जी, अब बढ़ जाएगी, रिक्त कोष्ठकों की संख्या बढ़ गई, किससे बढ़ेगी, पहले रिक्त कोष्ठकाएं कितनी थी, एक बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया था लेकिन बना नहीं था और आंसर उसका थर्ड मान लिया था, वो फेल भी हो जाता है आपका, सही से नहीं बना था और उसका आंसर ये होता, उसका आंसर होता ये वाला, अभी बता देंगे आपको, 63। अब भ्रष्टता आ जाएगी तो अपभ्रष्टता आ जाएगी तो उसमें अब आ जाएगी, अपभ्रष्टता आ जाती है तो आवंटनों की संख्या एक कम हो जाएगी, जो जितने आवंटन दिए और हमें प्रारंभिक आधारी, जैसे कि मैं आपसे बार बार बात कर रहा था, जैसे कि सिंप्लेक्स विधि से किया था तो प्रारंभिक आधारी में 3/3 की मैट्रिक्स मिलनी चाहिए थी, शेष चरों को 0 किया जाता है, ऐसे यहाँ प्रारंभिक आधारी मैट्रिक्स यानी कि प्रारंभिक इनिशियल सॉल्यूशन आपको प्राप्त नहीं हो पाता है अगर आवंटन इनसे कम हो जाता है एक भी। तो अब एक क्वेश्चन आएगा जब होगा आपका 56। देखो भाई थोड़ा सा क्वेश्चन ओपन करेंगे आप, पहले सेकंड ग्रेड के ले लेते हैं। फिर से रिपीट हो गया यार, देखो आवाज नहीं भाई, पेज नंबर 28, पेज नंबर 28, एक आप इसमें देख लो, एक आप इसमें देख लो, एक सीट दे दो उनको जब तक। क्वेश्चन नंबर है आपका, जैसे कि पहले हम पढ़ेंगे 62 को, सेकेंड ग्रेड 2018 का क्वेश्चन, ठीक है। अब सुनिए, जैसे कि 62 दे रखा है, एक m×n परिवहन समस्या का अनअपभ्रष्ट आधारी सुसंगत हल। अब देखो शब्दों को सुना करो, अपभ्रष्ट नहीं है, कैसा है, अनभ्रष्ट, अन कर दिया आगे, यानी कि नॉन डिजनरेट बेसिक सॉल्यूशन। सुसंगत हल प्राप्त करने के लिए अरिक्त कोष्ठकों की संख्या, अब शब्द सुनो, अरिक्त, रिक्त नहीं है, अरिक्त, अरिक्त का मतलब हो गया भरी हुई, तो अरिक्त को सर्कल में बंद करो और इसके नीचे लिख लो भरी हुई, कौन सी, भरी हुई। ऑक्यूपाइड सेल्स की संख्या किसके बराबर होनी चाहिए, m+n-1 के बराबर होनी चाहिए, तो यानी कि पहला ही ऑप्शन हो गया। तो इस शब्द ने पढ़ ले करो, वहाँ अरिक्त लिख दिया, जल्दी में पढ़ लेंगे रिक्त, और क्या कर दियो m-1 n-1, यानी कि आप कह दोगे बड़ा कम, समझ में आ गया ना। तो अरिक्त को सर्किल में बंद करो और सर्किल में बंद करके नीचे लिख दो भरी हुई कोष्ठक है। ऑक्यूपाइड सेल्स पूछा है, क्या पूछा है, ऑक्यूपाइड सेल्स पूछा है आपसे। देखो देखो 73, क्वेश्चन नंबर 73 देखिए पहले तो, सेकेंड ग्रेड 2023, देखो भाई शब्दों को सुनो, देखो थोड़ी सी खिलवाड़ की है शब्दों के साथ, और क्या आंसर निकल के आएगा, किसी परिवहन समस्या को, हाँ भाई कौन सी समस्या है, परिवहन, परिवहन समस्या है पहली चीज, तो किसी परिवहन समस्या को हल करते समय अपभ्रष्टता आने का अर्थ है,
क्या गई, अपभ्रष्टता। अब उसने कहा है कुछ आवंटन ऋणात्मक हो सकते हैं, आवंटन कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। पॉजिटिव वैल्यू देंगे या जीरो वैल्यू देंगे, कोई वैल्यू नहीं जाएगी, या पॉजिटिव वैल्यू, तो आवंटन ऋणात्मक हो सकते हैं क्या, नहीं। अलॉटमेंट जो अभी आपने देखो 2 टेबल बनाई हैं, दोनों टेबल्स में कहीं भी अलॉटमेंट आपने नेगेटिव दिए हैं क्या, ये हमेशा पॉजिटिव आएंगे या फिर कोई आएगा नहीं, जीरो आता है, ठीक है। अलॉटमेंट जो है ऋणात्मक हो सकते हैं। कुल आपूर्ति बराबर कुल मांग, कुल आपूर्ति बराबर कुल मांग, तो भाई कुल आपूर्ति कुल मांग के बराबर होती है, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है। लेकिन उससे क्या अपभ्रष्टता का कोई संबंध होता है क्या, नहीं होता। समस्या असंतुलित होती है, इसका भी अपभ्रष्टता से कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है। फिर इस प्रकार जो हमारे पास जो प्राप्त हल होगा वो कैसा नहीं होता है, सुसंगत नहीं होता है। कौन सा, उसका भी हम इष्टतम हल का परीक्षण करेंगे ना, अपभ्रष्टता आएगी जब इष्टतम हल का परीक्षण करेंगे। तो इस प्रकार जो प्राप्त हल होगा वो कैसा नहीं होगा, सुसंगत नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा कौन सा, फर्स्ट। कौन सा होगा, फर्स्ट। अभी देखो इसमें एक चीज देखो, सेकंड ग्रेड 2023 में 73 और 74 नियतन का था, ये एलपीपी का था। हर बार एक नियतन का और एक एलपीपी का क्वेश्चन आपका एग्जाम पेपर में देखने को मिलता है। अब देखिए 77 को देख लीजिए, 77 फर्स्ट ग्रेड 2016 का, तो सुसंगत नहीं है तो फिर आधारी तो होगा, आधारी और उसकी तो बात करेंगे नहीं, केवल उसने सुसंगत शब्द लगा दिया है। वो उसके लिए था, आधारी वाला केस था, डिटरमिनेंट वाले केस के लिए। हम यहाँ एम क्रॉस एन परिवहन समस्या की बात कर रहे हैं। वो चैप्टर नंबर 2 था, ये चैप्टर नंबर 7 है, वो चैप्टर नंबर 2 का। वहां से कंफ्यूज मत हुई, वहां से लिंक मत कीजिए। देखो 77 को कीजिए, एम पंक्ति और एन स्तंभ दे रखे हैं वाली परिवहन समस्या में अनअपभ्रष्ट, अब अपभ्रष्ट नहीं है, क्या है, अनअपभ्रष्ट आधारी सुसंगत तल के लिए कुल रिक्त कोष्ठकों की संख्या होनी चाहिए, कितनी होती है, 77 है, फर्स्ट ग्रेड 2016 का क्वेश्चन नंबर 77 नहीं है, पेज नंबर 30 पर। ये नई वाली सीट ले आए हो आप, ये नई वाली सीट ले आए हो, 77। हाँ जी, कितना होगा इसका, m-1 इंटू n-1। एक आइए क्वेश्चन नंबर 88, अरे आवाज नहीं करेंगे फिर, पेज नंबर 31 पर। हाँ जी, आवाज नहीं, बिल्कुल आवाज नहीं, केवल अपनी सीट देखिए। 88 में दे रखा है, एक एम क्रॉस एन परिवहन समस्या के आधारी सुसंगत तल में, आधारी भी और सुसंगत भी है, आधारी सुसंगत तल में धनात्मक चरों की अधिकतम संख्या, भाई शेष चर तो जीरो की है, शेष चर जीरो की है तो धनात्मक चरों की अधिकतम संख्या यानी कि आधारी चरों की संख्या के बराबर, यानी कि टोटल अलॉटमेंट के बराबर। और टोटल अलॉटमेंट कितना था, m+n-1 के बराबर। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग होता है। आधारी सुसंगत तल में धनात्मक चरों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, m+n-1 के बराबर। किसके बराबर हो सकती है, m+n-1 के बराबर। कोई दिक्कत, m+n-1 के बराबर। देखो 101 101, ये मैं अभी लिखा दूंगा डेफिनेशन, वैसे कॉलेज लेक्चर 2016 पेज नंबर 32, ये मैं अभी लिखा दूंगा, संतुलित और असंतुलित, बैलेंस और अनबैलेंस। हाँ जी, असंतुलित परिवहन समस्या में, ठीक है भाई, अनबैलेंस्ड है,
असंतुलित परिवहन समस्या में कार्यों की संख्या सुविधाओं की संख्या के बराबर नहीं होती, कुल पूर्ति कुल मांग के बराबर नहीं होती, कुल पूर्ति कुल व्यर्थ के बराबर होती है, मांग शून्य है। यानी कि जब भी संतुलित नहीं होगी कोई भी परिवहन समस्या, तो देखो यहां से तो हमारे पास आवश्यकता है, आवश्यकता कितनी है 34 की, और क्षमता कितनी है 34 की। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो मांग होती है मांग, और यहाँ जो उपलब्ध इकाइयां होती हैं, मांग की संख्या उपलब्ध इकाइयों के योग के बराबर नहीं होती है। अरे सुना करो, देखो यहां से तो उपलब्ध इकाइयों का योग कितना आ रहा है 34, और यहां से मांग कितनी है 34, ये तो दोनों बराबर है। जब तो ये क्या संतुलित है, क्या है बोलो, संतुलित है। अगर इधर की साइड से मैं जोड़ करता ये आता 32, और इधर की साइड से जोड़ करता आता 34, तो ये फिर क्या नहीं है, बैलेंस नहीं है। क्या नहीं है, बैलेंस नहीं है। यानी कि कुल आपूर्तियों का योग कुल डिमांड यानी कि मांग के बराबर नहीं होता। कुल शब्द आएगा, इन सब का जोड़ करेंगे और इन सब का जोड़ करेंगे, ये इन दोनों का जोड़ जो है, देखो यहाँ से 34 आ रहा है, यहाँ से 34 आ रहा है, ये तो बैलेंस्ड है। लेकिन यहाँ से 32 आता है और यहाँ से 34 आता है, तब ये बैलेंस्ड नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका कितना, लिख लो, इसमें डेफिनेशन भी लिखा देता हूँ। 101 में होगा कुल पूर्ति कुल मांग के बराबर नहीं होती। 101 का आंसर होगा 2, लिख लो, इसके लिख लो। असंतुलित परिवहन समस्या 101 क्वेश्चन है, कॉलेज लेक्चरर 2016। असंतुलित परिवहन समस्या, अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। और वो सब की सब संतुलित थी। इसमें लिखेंगे, यदि किसी परिवहन समस्या में यदि किसी परिवहन समस्या में कुल मांगों का योग, अब भाई मार्केट से डिमांड तो आ गई भैया हो, हमें 100 यूनिट चाहिए और कंपनी पे बन पा रही है 90 यूनिट, तो बैलेंस हुई की स्थिति नहीं हुई ना। या फिर कंपनी ने बना दी 110 यूनिट और डिमांड है 90 यूनिट की, तो क्या बैलेंस है, क्या स्थिति नहीं है। तो यानी कि यदि किसी परिवहन समस्या में कुल मांगों का योग कुल आपूर्ति के बराबर ना हो, आपूर्ति मीन्स डिमांड, ये डिमांड है और ये उपलब्ध इकाइयां हैं, आपूर्ति के योग के बराबर ना हो, तो परिवहन समस्या असंतुलित परिवहन कहलाती है। आपूर्ति यानी उपलब्ध इकाइयां, ठीक है, वो तो परिवहन समस्या, हाँ भाई, तो परिवहन समस्या असंतुलित कहलाती है। जो परिवहन समस्या है वो कैसी कहलाएगी बोलो, असंतुलित कहलाती है। हाँ, एबिलिटी कर सकते हो, एबिलिटी उपलब्धता, ठीक है भाई, आपूर्ति को एबिलिटी कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है बोलो, असंतुलित कहलाती है। तो ये हो गया कॉलेज लेक्चरर का क्वेश्चन। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 2।
कॉलेज लेक्चर 2016 का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। एक मिनट, ये तो इसका थोड़ी ना है, वो तो चैप्टर सेकंड का गए तो करा दिया मैंने। मैं सभी करा दूंगा, जितना मैंने पढ़ा दिया पहले मैं उनको करा रहा हूँ। 122 जितना मैंने पढ़ा दिया पहले उनको कराऊंगा, जो रह गया उसको बाद में कराऊंगा। पेज नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 122। 122, एक परिवहन समस्या के सुसंगत हल रखने हेतु आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त है कुल मांगों का योग आपूर्तियों के योग के बराबर होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? थर्ड नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। इसमें कौन सा हो जाएगा? थर्ड। कॉलेज लेक्चरर 2021 के क्वेश्चन नंबर 124। एक परिवहन समस्या में अपभ्रष्टता आती है जब स्वतंत्र आवंटनों की संख्या m+n-1 से कैसी हो? कम हो। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। एक देखिए, एक था हमारे पास 127। 127 को भी देख लो, वैज्ञानिकों के नाम है। 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, एक टेक्निकल वाले में आ चुका है, कॉलेज लेक्चर दोनों पेपरों में आ चुका था। कौन सा वैज्ञानिक परिवहन समस्या से संबंधित नहीं है? तो आयलर नहीं था, आयलर है नहीं कहीं भी, और हर्शलवुड और डेंटजिंग तो मैंने पहले ही बता दिए थे। तो इसमें एक आयलर नहीं है। 3 है आपके, टीसी कुपन्स, एफएल हिचकॉक है और डेंटजिंग है। ठीक है भाई, तो आयलर नहीं है, थर्ड ऑप्शन नहीं है इसमें। और 3 है आपके, हाँ, जूलर को आयलर कहते हैं, AULUR, EULUR। हाँ, अब वो क्या करते हैं कि जैसे कि कोई भी वैज्ञानिक का नाम लिया तो उसको गूगल से ट्रांसलेट करके सीधा है कूलर। अभी रुको, 135, रुको 128, 128 देखो, 128 देखो, नई सीट होगी। देखो पहले तो, अरे पूरा पहले तो चर्चा बंद करे करो, आपस में डिस्कस मत करे करो। जो क्वेश्चन का नाम बोलता हूं तो अपनी सीटें ओपन करे करो। 128 2021 का, यदि किसी परिवहन समस्या में 4 पंक्ति और 3 स्तंभ हैं तो इष्टतम परीक्षण खाली कोष्ठकों की संख्या तो भरी हुई तो कितनी हो गई टोटल? m+n-1 खाली होती है m-1 इंटू n-1। तो 4 - 1 3 और 3 - 1 2, तो 3 इंटू 2 बराबर 6। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6। भाई m-1 इंटू n-1 ही तो होता है, आ गया ना। इसके बाद एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 135, 135। ये मैं कल करा चुका था, दे देता, इसको भी बता ही देता हूं, है ना। अब देखो, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट 2021 का क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, P एक परिवहन समस्या है जिसमें M सूत्र और N गंतव्य स्थान है। यानी इसका ऑर्डर कितना हो गया बोलो? m×n 135। अब इसका ऑर्डर कितना हो गया? m×n। अब देखो, तो इसकी द्वितीय में पूछे, जब m×n परिवहन समस्या होती है तो इसमें प्रतिबंध कितने हो गए बोलो? प्रतिबंध कितने होते हैं टोटल? और चर कितने होते हैं? m×n। ये आदि रूप हो गया इसका, प्राइमल प्रॉब्लम। अब इसकी बनानी है आपको द्वितीय, और द्वितीय में मैंने बताया चरों की संख्या समीकरणों की संख्या में और समीकरणों की संख्या चरों की संख्या में। यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कन्वर्ट टू नंबर ऑफ कांस्टेंट्स और नंबर ऑफ कांस्टेंट्स कन्वर्ट टू नंबर ऑफ वेरिएबल। तो यहां से द्वितीय में प्रतिबंध तो कितने हो जाएंगे? अब आपके प्रतिबंध हो जाएंगे आपके m×n, और चर हो जाएंगे अब आपके कितने? m+n। अब द्वितीय भी लगा दी, परिवहन भी लगा दी, ठीक है।
अब परिवहन लगा दी तो आपको पता होना चाहिए था m क्रॉस n परिवहन समस्या में प्रतिबंध कितने होते हैं और चर कितने होते हैं mn। अब बच्चा क्या करता है, जल्दबाजी में देती को नहीं पड़ता और इसको आंसर लगा देता, प्रतिबंध m प्लस n और चर mn, जबकि इसकी देती लिखनी थी तो इसका उल्टा लिखना था। प्रतिबंध तो अब आपके बन जाएंगे ये वाले और चर ये बन जाते, ऐसे आपस में एक दूसरे के रिप्लेस हो जाते हैं। ठीक है भाई, तो शेष क्वेश्चंस और शेष जो आपके डाउट्स है, जैसे 139वां क्वेश्चन है, ये 139 है, ये भी मैंने पढ़ाया नहीं परिवहन का, तो ये मैं कल कराऊंगा, जो पढ़ाए नहीं है उनको मैं कल कराऊंगा, और कल नियतन और परिवहन शायद कंप्लीट हो जाएगी आपकी, और फिर परसों क्वेश्चंस करा दूंगा जो रह जाएंगे शेष। ठीक है, एक दिन में हो जाएंगे इसके तो। अब इसके बाद मैट्रिक्स वाली सीट चलेगी है ना, अब एलपीपी खत्म, मैट्रिक्स वाली चलेगी कुछ देर बाद है ना, 10 मिनट का रेस्ट ले लीजिए आप।